हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आगे का हमारा क्वेश्चन है। देखिए, आज का क्वेश्चन है, माना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और PQR त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, इसका फिगर कुछ ऐसा होगा। ABC एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हमको दे रखा है 24 वर्ग सेंटीमीटर। PQR त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि ABC है, इनके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बना है, उसका नाम PQR है। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका कंडीशन होता है, त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा, हम लिख लेते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/4 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि जो ABC का क्षेत्रफल जो होगा उसका 1/4 होता है PQR का क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है? 24 वर्ग सेंटीमीटर। 24 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 24 एकम 24 और बटा में कितना हो गया? 4। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 4 × 6 = 24। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था ना, PQR का क्षेत्रफल। तो PQR का क्षेत्रफल कितना हो गया? 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक घनाभ जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8:5 है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। पहले दिया है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिख लेते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमको दिया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और घनाभ की लंबाई का हमको दे दिया, यानी कि L की वैल्यू हमको दिया है, L बराबर 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, यानी कि B रेशियस, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है हमको 8:5। ठीक है, तो देखिए ये जो अनुपात है इसको हम ऐसे ले लेंगे, इसको हम कर लेंगे 8x और इसको हम कर लेंगे 5x। ठीक है, तो कह रहा है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ब्रैकेट में 2LB + BH + HL। यहाँ हमको दिया है 392 बराबर 2L। L की जगह पे कितना हमको दिया है? 12। B की जगह पे कितना है? 8x प्लस B की जगह पे कितना है? 8x × 5x प्लस 5x और गुना में 12, तो हो गया 392 2, 12/96, 8×5 = 40 x स्क्वायर और फिर 12×5 = 60x। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आगे भाग कर लेगा, तो 2 एकम 2, 9 18, 2 6 की 12। अब जोड़ लेते हैं, 96 और 60 कितना हो जाएगा? तो 6 9 6 15, यानी 156x + 40x स्क्वायर। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन लेके कटा लेते हैं। तो कॉमन क्या हमारा होगा?
तो हम दोनों साइड से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, 4 9 36। फिर यहाँ हो जाएगा 4 3 12, 4 9 36 और ये हो गया 10x²। अब यानी कि इसे हम सॉल्व कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसका 10x² प्लस 39x माइनस 49 बराबर। अब इसका गुणनखंड ऐसा गुणा करने पे हमारा 490 आए, घटाने पे कितना आ जाए 39। तो देखिए 10x² प्लस 49x माइनस 10x माइनस 49 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? तो कॉमन हो रहा है हमारा x, तो बच कह रहा है 10x प्लस 49। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? तो यहाँ कॉमन है माइनस का 1, तो बच कह रहा है हमारा 10x प्लस 49 बराबर में 0। तो ये हो गया 10x प्लस 49, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। तो प्लस वालों को हम नहीं लेंगे, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? x इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक है, जब x बराबर 1 हो गया तो यहाँ से हमको लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई इसका मिल जाएगा। तो चौड़ाई कितना है इसका, यहाँ हम लिख लेते हैं। चौड़ाई बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रखेंगे x की जगह पे, 8 एकम 8 और 5 एकम 5। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है? आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितना हमारा 12, चौड़ाई कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 5। गुणा कर लेते हैं, तो 8 पंचे 40 और 12 चौक 48, यानी 480 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये रहा हमारा आयतन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले के आयतनों का अनुपात है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं हमको, इसमें से हमें बताना है कि एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h। ठीक है, और एक शंकु का आयतन, तो यहाँ हम लिख लेते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h। ठीक है, हो गया। अब अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन, तो एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमसे कि समान आधार की त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले, तो ऊंचाई और त्रिज्या क्या है? सब सेम है। तो देखिए यहाँ हमें ज्ञात है, क्या कहा गया है कि जितना त्रिज्या है उतना ही इसकी ऊंचाई भी है। r और h क्या है? ये बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में कह दिया गया है, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले। तो आइए हम कर लेते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन फिर रेशियो शंकु का आयतन फिर रेशियो अर्धगोले का आयतन बराबर। तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ हम कर लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बराबर कितना हो जाएगा? πr² इंटू h फिर रेशियो 1/3 πr² h फिर रेशियो 2/3 πr³। अब हमारा क्या हो जाएगा? V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बराबर
पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह पे हम आर कर लेंगे, फिर रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, फिर रेशियो 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके हर में भी 3 है, इसके हर में भी 3 है, यानी कि हम दोनों साइडों में 3 से गुणा कर देंगे। जैसे 3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर क्यू रेशियो, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि यहाँ सिर्फ बचेगा हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे 3/3 आर क्यू, और फिर 2 3 6, 6/3 पाई आर क्यू। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, और तो यानी 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर क्यू और फिर 2 पाई आर क्यू। अब देखिए पाई आर क्यू तीनों में पाई आर क्यू है कॉमन, लेकिन उन्हें हम कैंसिल करा देंगे, यानी कि जैसे कैंसिल कराएंगे तो हमारा V1 रेशियो V2 रेशियो V3 कितना हो जाएगा, तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3:1:2। देखिए पाई आर क्यू से कट गया, तो क्या होगा 3:1:2। तो ये हमारा देखिए यही हमारा आंसर होगा, यानी कि तीनों का अनुपात हमारा निकल गया। ठीक है, तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 3:1:2। तो 3:1:2 हमारा किस ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घनाभ के 3 आसन्न सतहों का सतह क्षेत्र क्रमशः 36 मीटर स्क्वायर, 27 मीटर स्क्वायर और 12 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी घनाभ है और उसके 3 आसन्न सतहों का सतह क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि जो एकदम पास पास में लगी हुई 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का जो क्षेत्रफल है उनका दिया हमको मान। तो आइए हम बना लेते हैं फिगर इस। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया घनाभ और इसके 3 आसन्न सतहों का क्षेत्र हमको दे रखा है, यानी कि ये प्लेट हमारा हो गया। तो ये कैसा है, आयत के आकार का है। तो इसमें क्या हमारा है, चौड़ाई है और ये लंबाई। तो लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि हम मान लेते हैं कि L इंटू बी की वैल्यू हमको दे रखा है 36 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से B इंटू एच, इसका मान हमको दे दिया है 27 मीटर स्क्वायर, यानी इसका हमने यहाँ निकाल लिया और इस वाले हिस्से का ये हो गया। फिर उसी तरह से हम निकाल लेते हैं H इंटू एल बराबर हमको दिया है 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, यानी एक हमने ये ले लिया, दूसरा हमने ये लिया और तीसरा हमने ये नीचे वाला सतह का लिया, ये 3 समीकरण हो गया। अब तीनों का गुणा कर लेते हैं, समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 का गुणा करने पर तो जैसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, LB इंटू BH इंटू HL बराबर 36, 27, 12। तो कितना हो गया, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 36, 27, 12। अब देखिए हम क्या कर लेंगे तो LBH का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 36 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 गुणे 6। 27 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 3 त्रिके 9 त्रिके 27। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 तो LBH बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये सारा मान चला जाएगा रूट के अंदर। 6 गुणे 6, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 2 गुणा 2। अब रूट से बाहर हमको निकालना है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा, LBH का मान तो 6 और गुणा में 3 गुणा 3 और फिर गुणा में 2। तो LBH का मान कितना हो गया, 9 छके 54 और 54 दुना के 54 दुना के 108। ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। यही तो है, LBH से क्या होता है, आयतन। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका मान हमको दे दिया है 108 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर।
108 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान श्रृंखला वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको परेड के लिए दो सदस्य मतलब कि एक 616 सदस्यों वाली संख्या सेना है और एक 32 सदस्यों वाली आर्मी की बैंड है। दोनों को एक दूसरे के पीछे मार्च करानी है और कह रहा है दोनों समूहों को समान श्रृंखला वाले स्तंभों में मार्च कराना है, यानी कि समान स्तंभ वाले लाइन मतलब समान लंबाई में हमको मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब भी अधिकतम मैक्सिमम की बात करता है, तो जब अधिकतम की बात कर दें तो हम दिए हुए आंकड़ों का क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं 616 तथा 32 का मौसा। 616 तथा 32 का मौसा कितना होगा, तो पहले हम 616 को कितना लिख सकते हैं, तो 616 को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसका मान हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 8, 2 दूनी के 16, फिर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और 32 को हम कितना लिख लेंगे, तो 32 का हमारा हो जाएगा 2 2 2 गुना 2। अब कॉमन करा लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो मौसा कितना हो जाएगा इसका, मौसा बराबर 2 सॉरी इसका देखिए एक बार फिर से मिला लेते हैं, 2 2 2। ठीक है, सॉरी फिर यहाँ हो जाएगा 7 और फिर 11, इतना नहीं होगा इसका। फैक्टराइज देखिए यहाँ करा लेते हैं हम इसका गुणनखंड। 616 का हम 2 से कटाते हैं, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 1 2, 5 10, 2 4 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 7 14, 2 7 14, फिर 7 से 11 बार में, फिर 11 से ये 1 बार में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11। ठीक, अब देखिए दोनों में से कॉमन करते हैं तो ये और ये तो हमारा कॉमन नहीं हुआ, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, बस इतना। ठीक है, तो मौसा बराबर 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ठीक है, तो यानी कि अधिकतम संख्या कितनी हो गई, 8। यही हमारा आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए छठा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 24 21 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 78 हो जाए। ठीक है, यानी SN की वैल्यू हमको दे रखा है 78, N की वैल्यू हमसे पूछा गया है, A की वैल्यू कितना है 24, और D की बात करें तो D की वैल्यू कितना हो जाएगा 21 माइनस 24, तो कितना होगा माइनस का 3। अब हम फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो SN बराबर क्या होता है फार्मूला, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN की जगह पे दिया हमको 78 बराबर N/2, N की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटू 2 इंटू A की जगह पे कितना हमारा 24 प्लस N माइनस 1 इंटू D की जगह पे माइनस का 3। अब देखिए 78 है, 2 से इधर गुणा करा देंगे तो 2 8 16, 2 7 14, 1 15, N 24 दूनी के 48 प्लस 3 का N में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 N और प्लस का 3, तो 156 N, और 48 में हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 51 माइनस का 3 N। अब देखिए अगर 3 कॉमन करके इधर हम कटाएं तो 3 से कट रहा है, 3 पंचे 15 और 3 दूनी के 6 N, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 सत्ते 21 और माइनस का N। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 52 बराबर 17 N और माइनस का N स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो N स्क्वायर माइनस 17 N और प्लस का 52 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं
ऐसी दो संख्या ताकि गुणा करने पे 52 आए और जोड़ने पे 17 आ जाए। तो 13 चौके 52, 13 और 13 4 17। तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से n कॉमन हो गया तो हो गया n माइनस का 13, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस का 13 बराबर का 0। तो n माइनस 13 अगले ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 4 बराबर 0। अब n की दो वैल्यू आएगी, n बराबर 1 हो जाएगा हमारा 13 और 1 हो जाएगा 4। ठीक है, तो कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल, तो n का मान कितना हो गया 13 और 24। ये रहा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब a का मान क्या होगा। तो देखिए साइन क्या दिया हमको, साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है, तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, यानी साइन 2a को हमने 2 साइन a इंटू कॉस a लिख लिया फार्मूले से, और 2 साइन a ये हमको दिया है पहले से। तो देखिए 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस a की वैल्यू कितनी आई, कॉस a बराबर हो गया 1। तो अब बताइए 1 किसकी वैल्यू है, यानी एक किसका मान होता है कॉस में, तो हमारा होता है कॉस 0 का मान होता है 1 डिग्री। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 0। यही हमसे पूछा गया था कि a का मान होगा, तो a का मान होगा 0 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2, 3, b 4, k तथा c 6, -3 संरेख हो। तो यहाँ संरेख होने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0। तो संरेख होने की स्थिति में देखिए 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी से भी हम कर सकते हैं, निकाल करके बराबर कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा। संरेख होने की स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 0। 3 बिंदु हैं तो हम मान लेते हैं त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। अब सारणी विधि से हम निकाल लेते हैं, तो सारणी से हम निकालेंगे इसका मान। तो देखिए पहले कितना हमको दिया है 2, 3, 4 k 6 -3, फिर रिपीट कर लेंगे ऊपर वाला 2, 3 बराबर कितना हो गया 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे 2k माइनस का 4 तियाँ 12, फिर प्लस करेंगे इसका इसमें तो 4 तियाँ 12। ठीक है, इसका इसमें हमने करा, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें किए तो 4 तियाँ 12 और फिर माइनस 6 का के में करेंगे 6 के, फिर प्लस 3 6 18 और प्लस 6 बराबर का कितना हो गया 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 6 के और प्लस का 2 के, तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 के। 12 और 12 कितना हो गया माइनस का 24, और 8 और 6 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 बराबर का 0। तो माइनस का 4 के माइनस का 24 प्लस का 24 यानी कैंसिल हो गया है, कितना हो गया 0। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 अपॉन माइनस का 4, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया 0। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 0। यही हमसे पूछा था कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु संरेख हो, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0।